जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो हमारी कंटिन्यू सारी क्लासेस एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। आज हम यहाँ पे इकोसिस्टम वाला जो पोर्शन चला था उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड नंबर जो पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। और अलग से जो आपका टॉपिक चल रहा है वो मस्तिष्क वाला चल रहा है, उसका भी मैंने आपको सेकेंड पार्ट प्रोवाइड करवा दिया। एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है, उसमें डायग्राम में है एकदम 3D की स्ट्रक्चर के अंदर। अब मस्तिष्क के बारे में आंख की संरचना, कान की संरचना, सुनने की क्रियाविधि, ये सारा सब कुछ आपको ध्यान में रखना। 3D स्ट्रक्चर के मतलब 3D स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो उन वीडियोस को भी आप साथ साथ में ज़रूर देखते रहिए। और साथ में ये इकोसिस्टम का पोर्शन चल रहा है, दो टॉपिक साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो इकोसिस्टम के अंदर हमने कल इसकी संरचना पढ़ी थी कि भाई जैविक घटक होता है, अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक के अंदर कार्बनिक, अकार्बनिक, उनकी एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर हम इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो हमारे सामने यहाँ पे कि जो जैविक घटक है किसी भी पारितंत्र के पोष स्तरों को दर्शाता है। मतलब जैविक घटक के अंदर जो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं, वो पोष स्तर को दर्शाता है, ट्रॉफिक लेवल को दर्शाता है। ध्यान में रखना, इस बात को इंपॉर्टेंट करना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोष स्तरों को कौन सा घटक दर्शाता है, तो ध्यान में रखना जैविक घटक दर्शाता है। अब इस स्तर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा होता है स्वपोषी और एक कौन सा होता है परपोषी। कल हमने पढ़ा था स्वपोषी के अंदर कि जितने भी पादप हैं वो स्वपोषी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी और आपके रसायन संश्लेषी, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके सभी पादप। मतलब आपके सभी पादप या तो प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे विषमपोषी, तो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये तीनों कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, यहाँ पे विषमपोषी कैटेगरी के अंदर आएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता है, इनको हम शाकाहारी कह सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो तृतीयक उपभोक्ता इसको हम ध्यान में रखना यहाँ पे सर्वाहारी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, सर्वाहारी। अब नेक्स्ट देखो हमारे सामने जो आपके स्वपोषी है इनको हम यहाँ पे प्राथमिक पोष स्तर कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक पोष स्तर। इसके अलावा ध्यान में रखना जो प्राथमिक उपभोक्ता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे द्वितीयक पोष स्तर। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे द्वितीयक पोष स्तर कहा जाता है। और इसके अलावा ये आपके जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये आपके तृतीय पोष स्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड पोष स्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान में रखना। और इसके अलावा जो तृतीयक उपभोक्ता होगा ये आपके चतुर्थ पोष स्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चतुर्थ पोष स्तर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे कि भी प्राथमिक पोष स्तर के ऊपर कौन होगा, तो ध्यान में रखना प्राथमिक पोष स्तर के ऊपर स्वपोषी मतलब सभी पादप होंगे, मतलब उत्पादक है उनको प्राथमिक पोष स्तर हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं भी प्राथमिक पोष स्तर के अंदर आप ये ऑप्शन करेक्ट करो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना भी प्राथमिक पोष स्तर उत्पादक होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता उनको द्वितीयक पोष स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता उनको तृतीय पोष स्तर और तृतीयक उपभोक्ता को हम यहाँ पे चतुर्थ पोष स्तर कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना अपघटक के बारे में कि मरे हुए जंतुओं व पादपों को पुनः भूमि में मिलाना है, तो इसको मिलाने का जो कार्य करता है वो आपके कौन करता है, अपघटक। और इस अपघटक को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अपमार्जक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अपमार्जक। ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो प्रोफेसर E.J. कोरमंडी है, इन्होंने उत्पादक, परिवर्तक और पराक्रमी, मतलब इन्होंने उत्पादक है, इन उत्पादकों को परिवर्तक या पराक्रमी कहा है। परिवर्तक या पराक्रमी का मतलब उत्पादकों से ये निर्भर होता है कि उसके अंदर जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कैसे होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होंगे। यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता अलग होंगे, अगर घास फूस है तो वहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस प्रकार से आपके जो आपके यहाँ पे ध्यान में रखना उत्पादक होते हैं ये क्या करते हैं, परिवर्तक या फिर पराक्रमी होते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक बात, तो चीज़ें समझनी है। और आपको देखो यहाँ पे कल मैंने वैसे ये चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट बता दी थी, लेकिन आज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि चीज़ों को आप एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाओ और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे अजैविक घटक। तो पारितंत्र के अंदर जो जितने भी निर्जीव घटक हैं वो आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, अजैविक
कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, निर्जीव घटक को हम अजैविक घटक कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ओडम है, ओडम वैज्ञानिक का नाम है, और ओडम ने इसे कितने भागों में डिवाइड किया, यहाँ पे 3 भागों के अंदर इसको बांटा है। अब देखो 3 भाग कौन कौन से, एक तो कार्बनिक घटक, एक अकार्बनिक घटक और एक जलवायु। जलवायु के अंदर तापमान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, हवा हो जाएगा, यहाँ पे जल हो जाएगा, गैस हो जाएगी, वो सारा जलवायु घटक के अंदर। अब कार्बनिक घटक, कार्बनिक मतलब जीवों का शरीर कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये किस में आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बनिक घटक के अंतर्गत। ये पदार्थ पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। आपको पूछा जा सकता है कि अजैविक घटक में से कौन सा ऐसा घटक है जो आपकी क्या करता है, पारितंत्र के अंदर जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो वो ध्यान में रखना कौन सा होगा, कार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक जो जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा वो अकार्बनिक घटक, और ये हमेशा खनिज तत्व होंगे या फिर ये क्या होंगे, यहाँ पे गैसें। अब खनिज जो आपके तत्व है इनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, यहाँ पे लघु पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व। अब देखो ये लघु पोषक तत्व और जो दीर्घ पोषक तत्व है इनको हम याद कैसे करना है। पादपों के अंदर जो अनिवार्य खनिज पोषक तत्व होते हैं वो टोटल 17 होते हैं, ध्यान में रखना। कितने होते हैं यहाँ पे, 17। पादपों के अंदर अनिवार्य खनिज पोषक तत्व होते हैं वो टोटल 17 है। उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, एक तो दीर्घ पोषक तत्व और एक कौन से हो जाते हैं यहाँ पे, लघु पोषक तत्व। देखो इनको मैं याद करवाने के आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। याद कैसे करना है आपको कि भी मान लो कि भी चोर है, एक मान लो आपके चोर है, ठीक है, क्या है, चोर। चोर की स्पेलिंग क्या होती है, CHO और R होती है, लेकिन R की जगह आपको क्या करना है, N, ठीक है। चोर क्या करता है सर कि पाकिस्तान से केस मांगता है। पाकिस्तान को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PK। चोर है वो पाकिस्तान से क्या करता है, केस मांगता है। ये लो CAS, कैश CASH होती है स्पेलिंग, लेकिन मैंने CAS लिख दी, ठीक है। पाकिस्तान से क्या करता है, केस मांगता है। मांगता का मतलब MG। ये जो हमारे सामने यहाँ पे 9 पोषक तत्व है, ये 9 पोषक तत्व यहाँ पे ध्यान में रखना वृहत पोषक तत्व है। सॉरी ये शायद व्रत या सूक्ष्म, ये देख लेना आप, ठीक है। शायद सूक्ष्म होंगे या फिर आपके व्रत होंगे, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा देख कर बता देना, ठीक है। मैंने ट्रिक्स आपको बता दिए कि चोर पाकिस्तान से क्या करता है, केस मांगता है। ये आपकी या तो सूक्ष्म होंगे या फिर व्रत होंगे, आप थोड़ा देख कर बता देना, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता दी, मुझे कन्फ्यूजन है यहाँ पे थोड़ा। अब देखो गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन कन्फ्यूजन होगी वो चीज़ें, तो आप थोड़ा इनको देख लेना भी, व्रत कौन सा होगा, सूक्ष्म कौन सा होगा, ठीक है। अब हमारे सामने नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि चोर पाकिस्तान से केस मांगता है। हम कहेंगे भी यहाँ पे कि भी चलो फिर भी, चलो, चलो का मतलब CL, चलो फिर भी FE और B, चलो फिर भी मोदी है वो अपने मन में, मोदी मन में का मतलब MN, कुछ CU, कुछ नी का मतलब NI, कुछ नहीं जानता। ये आपके 8, तो 9 8 टोटल कितने हो गए आपके, 17 पोषक तत्व है। अब ये आप देख लेना कि भी इनमें से कौन सा व्रत है और कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है कि शायद ये व्रत हो सकता है, ये सूक्ष्म हो सकता है। वो आप कंफर्म करके कमेंट्स भी कर देना जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये कंफर्म करके पता लगाते भी इनमें से कौन सा आपके व्रत है और कौन सा सूक्ष्म। मैंने ट्रिक बता दी, चोर पाकिस्तान से क्या करता है, केस मांगता है, चलो फिर भी मोदी मन में कुछ नहीं जानता। ये हमारे सामने क्या बन गई, ट्रिक्स बन गई, आपको आसानी से याद रह जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पे खनिज पोषक तत्व 2 प्रकार के, एक तो लघु और एक कौन सा हो गए, दीर्घ, ठीक है। लघु का मतलब जो कम मात्रा में आवश्यक हो, दीर्घ का मतलब जो पादपों को ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब अकार्बनिक घटक ये हमने पढ़ लिया, उत्पादक द्वारा ये जो खनिज तत्व होते हैं ये ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने पारितंत्र की जो हमने संरचना पढ़ी थी उसके अंदर 2 घटक थे, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये अपघटक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अब पारितंत्र में ये 4 कार्य प्रमुख रूप से होते हैं। आपके हेडिंग तो थी सिलेबस के अंदर कि पारितंत्र की संरचना व प्रकार, यहाँ तक आपकी पारितंत्र की संरचना और प्रकार कंप्लीट होते, लेकिन उसके आगे एक टॉपिक और लिखा हुआ था, ऊर्जा प्रवाह। तो हमें देखो यहाँ पे उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, ये पोषण चक्र आपके है हेडिंग सिलेबस के अंदर, जिसे हम भू रासायनिक चक्र भी कह सकते हैं।
गैसीय चक्र भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 2 हेडिंग्स आपके सिलेबस के अंदर है। लेकिन उत्पादकता और अपघटन, ये अपघटन तो यहाँ वाला जो टॉपिक था अपघटक, इसी का थोड़ा बड़ा रूप है, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और उत्पादकता मतलब उत्पादक है, इन्हीं से क्या बना है उत्पादकता, तो ये टॉपिक भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी पारितंत्र है उसमें 4 कार्य ये प्रमुख रूप से होते हैं, एक तो उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। अब देखो इस बात को समझो, मान लो कि भी हमारे पास में ये कोई भी एक प्लांट्स है छोटा सा, ये हमारे सामने प्लांट्स है। अब ये प्लांट्स भोजन का निर्माण तो करेगा, बिल्कुल करेगा सर भोजन का निर्माण, उसे हम क्या कहते हैं उत्पादकता कहते हैं। तो ये कार्य तो होगा भी पारितंत्र के अंदर। अब आपको पता होगा अभी पादप की जब मृत्यु होगी तो होगी तो ये आपकी मिट्टी के अंदर मिलेगा, और मिट्टी से जो भी आपके खनिज पोषक तत्व होंगे वो किसी दूसरे पादप को वापस मिल जाएंगे। तो ये जो मृत्यु होने के बाद में इसको मिट्टी में मिलाने की जो क्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पे अपघटन। तो अपघटन की क्रिया भी तो होती है सर, बिल्कुल होती है। अब पादपों के अंदर जो ऊर्जा है वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर स्थानांतरित होती है, प्राथमिक उपभोक्ता से जो ऊर्जा है वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर जाती है। तो मतलब सर ऊर्जा का प्रवाह भी होगा इसके अंदर। अब ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कोई भी तत्व जा रहा है, कार्बन आगे से आगे या नाइट्रोजन ट्रांसफर हो रहा है पादप से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर वापस मिट्टी के अंदर मिल जाता है, तो वो आपके पोषण चक्र कहलाता है। ठीक है, मानो कि नाइट्रोजन तत्व था वो मिट्टी के अंदर था, फिर उसको यौगिकों के अंदर कन्वर्ट करके पादप ने प्राप्त किया, पादप ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एमिनो अम्ल बनाया, वो एमिनो अम्ल हमने खाया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बना। प्रोटीन से हमारी जब मृत्यु हुई तो कार्बनिक पदार्थ से वापस अकार्बनिक पदार्थ बने, तो नाइट्रोजन वापस मिट्टी के अंदर मिल गया। तो ये आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे पोषण चक्र कहलाता है। तो पारितंत्र के अंदर ये 4 कार्य प्रमुख रूप से होते हैं। ठीक है, तो ये चारों कार्य ध्यान में रखना। अब उत्पादकता के बारे में बात करते, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्पादकता क्या होती है कि भाई प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव भार उत्पादन की दर, प्रति इकाई समय के अंदर जीवों द्वारा जो जैव भार उत्पादन की दर, मतलब जीव अपने शरीर के अंदर जैव भार कितना बढ़ाता है प्रति इकाई समय के अंदर, वो उसका क्या कहलाता है यहाँ पे उत्पादकता, या फिर इसको हम प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर या फिर कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप इकाई लिख सकते हो। इस इकाई को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। उत्पादकता कितने टाइप्स की होती है सर? 2 प्रकार की होती है उत्पादकता। एक तो प्राथमिक उत्पादकता और एक कौन सी होती है यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? 2, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी को हम कहते हैं यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे सामने ये उत्पादकता कितने टाइप्स की हो गई? 2। और प्राथमिक उत्पादकता कितने टाइप्स की? 2। एक तो जीपीपी और एक कौन सा होगा यहाँ पे? एनपीपी होगा। तो ये उत्पादकता के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू यहाँ पे चलाएंगे। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलती हुई रहेगी यहाँ पे। और इसके अंदर देखो उत्पादकता वाला जो टॉपिक है और अपघटन वाला टॉपिक है, ऊर्जा प्रवाह वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चले आपके पढ़ेंगे। और कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी। आप क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करते रहिए। यहाँ पे क्लासेस आपको रेगुलर मिलती हुई रहेगी। यहाँ पे अगर नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके सामने जो बुक्स है उसकी लाइन टू लाइन आप पढ़ते हुए चलिए एनसीईआरटी की, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।